और मोदी जी बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी हमारे गुरु जी के संपर्क में रहे हैं। मैं आज के दिन आपको इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि कल चुनाव के परिणामों मतलब एग्जिट पोल आ जाएंगे आज, और फिर 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो मेरा एजेंडा चुनाव के परिणाम से संबंधित ना हो मेरी बातचीत, इसलिए मैं चाहती थी कि आज आपसे राजनीतिक बातचीत करूँ। तो गुरु जी के बारे में इतनी ही बात हो गई। अब मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपको स्मरण हो, मैं अपने साथियों को कहूँगी कि वो बांट दें। मैंने चुनाव से पहले अपना बता दिया था, चुनाव घोषित हो गए, हमारी ही सरकार बने, मेरी ये शुभेच्छा है। लेकिन कुछ चीजें छूट गई हैं जो अब पूरी होनी चाहिए, जिसमें मैंने केंद्र बेतवा का जिक्र किया, सोमेश्वर का जिक्र किया, भोजशाला की बाग देवी का जिक्र किया, विद्याशाह की विद्या देवी का जिक्र किया, और गऊ का जिक्र किया, खनन का जिक्र किया। मेरी 3 बातें अटल सत्य रहेंगी, उन पर कोई शंका करेगा तो वो पाप करेगा। फिर पहली चीज भारत पर मेरी निष्ठा, दूसरी चीज मैं भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता, और तीसरी चीज की मैं मोदी जी को न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि देश के सभी राजनीतिक दलों का सबसे अच्छा, एक अच्छे शब्द का भी प्रयोग उनके लिए नहीं किया जा सकता है, प्रधानमंत्री मानती हूँ और उनको अपना नेता मानती हूँ। बीजेपी मेरी पार्टी, मोदी जी मेरे नेता, और ये देश जिसके लिए मैं जान छिड़क सकती हूँ। अमित शाह जी की मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि धारा 370 एक अस्थायी धारा थी, हटाई जा सकती थी, लेकिन हटाने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो अमित शाह जी ने दिखाई और हिम्मत के साथ माहौल बनाया। और आज कश्मीर के गांव-गांव में तिरंगा फहरा रहा है, जबकि हमें याद है 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराने के लिए संगीनों के साए में जाना पड़ा था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इतनी शांति और सद्भावना के वातावरण में हो गया, उसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा जो बड़ा योगदान था वो स्वयं अमित शाह जी का था, गृह मंत्री का। देश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी सुना गया, और राम मंदिर के शिलान्यास के समय पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जो शिलान्यास हुआ, उनके हाथों से उसको पूरे देशवासियों ने, हिंदू मुसलमान ने, सबने सद्भावना से सम्मान के साथ उसको सर माथे पर रखा, उस निर्णय को। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास के कार्यों की तो मैं गिनती कितनी करूं वो सबको मालूम है। मेरी जिंदगी में मैं राजनीति में आ गई थी 8 साल की उम्र में। मैंने चुनाव प्रचार किया है अशोकनगर के बाई इलेक्शन का, जनसंघ का, अम्मा के कहने पे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के। उसके बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के कारण ही मेरा संपर्क संघ और जनसंघ के सभी वरिष्ठ जनों से रहा। फिर मैं विदेश चली गई 77 से 80 तक, लगभग 60 देशों में प्रवचन किया। तो उस समय संपर्क थोड़ा कम हो गया। फिर माँ के पास रहने गांव में आ गई। तो उस समय पर माँ का जब निधन हुआ तो गांव की जो स्थितियां मैंने देखी, मुझे लगा ऐसा ही मैंने अफ्रीका में देखा, ऐसे ही मैंने अमेरिका की घेटोज में देखा, ऐसे ही मैंने गैर ब्रिटिश लोगों के साथ इंग्लैंड में देखा, और ये तो गांव में भी ऐसा ही है, बस थोड़ा रंगत बदली हुई है। तो मैंने प्रवचन तुरंत छोड़ दिया। अब प्रवचन नहीं करना, अब यही काम करना है, इनके लिए लगना। राजनीति मेरी कल्पना से दूर थी। अम्मा के कहने पर मैंने चुनाव लड़ा 84 में। सब हारे, मैं भी हारी, और सबसे कम वोटों से मैं हारी। उस समय पर करीब 45,000 वोट से लोकसभा हारी में। 89 का मैं जीती तो सबसे ज्यादा वोटों से जीती, रिकॉर्ड बनाया। फिर निरंतर मेरी जीत ही होती रही। 6 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री सब बन ली थी। इसलिए मुझे बनाने में और मिटाने में किसी का रोल नहीं रहता। मुझे बनाने में परिस्थितियों का रोल रहता है, मुद्दों का रोल रहता है, लोगों का आशीर्वाद रहता है, समर्थन रहता है, परमात्मा की कृपा रहती है। मीडिया का भी एक सकारात्मक रुख रखता है, चाहे वो मेरे बारे में अच्छा ना बोले लेकिन मन में अच्छा भाव रखेंगे। कई बार नहीं बोल सकते, आलोचना करनी पड़ती, मीडिया को आजादी आलोचना करने की, लेकिन मन में भाव अच्छा होगा, श्रद्धा और सम्मान में कमी नहीं रहेगी। अखबार में भी आलोचना करते हुए भी नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं होगी। इस चीज से मुझे बहुत बल मिला है, और इन्हीं सारी चीजों ने मुझे बनाया है। तो जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक मैं मिट भी नहीं सकती हूँ। मैं अपने अंदर कोई गुण नहीं देखती, लेकिन मुद्दा, परिस्थिति और व्यक्ति का मेल ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति नेता बन जाता है, बिगड़ जाता है। वो मेल मेरे को भी आसपास में मिला है। मैंने चुनाव से पहले जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात की थी।
वहाँ बीएल संतोष जी भी थे, हमारी 1-1.5 घंटा बात हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। तो मैंने उनको कहा था कि चुनाव खत्म हो जाए तो आप मुझे संगठन में जिम्मेदारी दीजिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में अपनी तरफ से नहीं बोलूंगी, आपको बोलना है। तो ये तय हुआ था कि मैं नहीं बोलूंगी, ये बात मैं उनको बता चुकी हूँ कि 24 का मुझे चुनाव लड़ना है और संगठन में मुझे कोई जिम्मेवारी चुनाव होने के बाद दे दी जाए। क्योंकि मैंने कहा मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले अगर आप कोई संगठन में जिम्मेवारी देंगे तो कहलाएगा कि आपने किसी खास किस्म के वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की, तो ये मत करिएगा। अब मुझे कल परसों में जो घटना घटी, प्रसन्न सिंह की जो हत्या हुई है पटवारी की खनन को लेकर, खनन मेरे को हमेशा चुभ रहा था, अवैध खनन, इस पर मैंने कई बार बात की, आपत्ति की, आवाज उठाई है। इसलिए जो बातें मैंने पहले कही थी वो मैं आपको बटवा दूंगी कि ये न लगे कि मैं चुनाव के बाद कह रही हूँ। उनके होते हुए ही मुझे कोई जिम्मेवारी देने के बारे में पार्टी सोचे, अब क्यों मैंने उनको नहीं छोड़ूंगी, ना मैं खनन की खिलाफत करना छोड़ूंगी, और अब खनन की खिलाफत प्राइम हो जाएगी, सबसे आगे हो जाएगी। शराब नीति घोषित हो गई, शिवराज जी ने की, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनने बिल्कुल वैसी ही की जैसी होनी चाहिए, लेकिन वैसी लागू नहीं हो पा रही, सिवाय इसके कि अहाते गिर गए हैं। वो ठीक से लागू हो जाए। और खनन का और शराब का संबंध है, ये कहा गया कि खनन से रेवेन्यू लॉस होगा तो आप से शराब से तो खनन से वसूल करिए रॉयल्टी से। मैं तो सरकार का सहयोग कर रही हूँ, आप इसको सरकार विरोधी वक्तव्य मत मानिएगा। मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो, और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई जो रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी। और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद, शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से, और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और सबक कमाल तो ये है साहब कि हमारे सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन होता रहा और वो उसको रोक नहीं सके। तो क्या सत्ता इतनी असहाय है ये 3 माफिया के सामने, पावर माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के सामने सत्ता मजबूर हो गई है? क्या हो गया है? मैं इनको नहीं छोड़ सकती। और इन्हीं के होते हुए, इन पर चलते हुए मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने की इच्छा रखती है तो करे, मुझे पार्टी कोई जिम्मेवारी देने की इच्छा रखती है तो करे। ये जिम्मेवारी तो मुझे परमात्मा ने नैसर्गिक दी है कि मैं खनन के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगा, मैं शराब को ठीक से लागू करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा, गौ रक्षा के लिए। गाय, इतनी हत्या हो रही है गाय की सड़क पर, परिवहन की भूल से, फेंसिंग नहीं की है सड़कों की दोनों तरफ। जब भी 4 लेन बनता है तो फेंसिंग करना सरकार की जिम्मेवारी है, खेतों की। फेंसिंग नहीं हुई तो गाय खुलेआम सड़कों पे आ रही है। कि हमारे बजट को बचाने की कंजूसी से हम गायों की हत्या कर रहे हैं, तो इसलिए गाय की भी बात आएगी। गाय गौशाला से नहीं बचेगी, उसको अर्थतंत्र का केंद्र बनाने से बचेगी, वो मैं आज डिस्कस नहीं कर सकती समय की सीमा से। सोमेश्वर का मंदिर क्यों नहीं खुल सका, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे स्वयं राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा कि आप जरा शांत रहिए, हम खुलवाए देते हैं। इसलिए मैंने उस दिन ताला नहीं तोड़ा, नहीं तो मुझे ताला तोड़ने में कितनी देर लगनी थी, खतौड़े में ताला टूट जाना था। अब उन्होंने मजबूत लगाया है। बाघ देवी की प्रतिमा नहीं लौट पाई आज तक। केंद्र में भी हमारी सरकार रही, प्रदेश में भी। आपको लगता मैंने नहीं बोला? मैंने अकेले में बोला। हमारी पार्टी की सरकार होगी तो मैं पहला प्रयास ये करूंगी कि अकेले में बात करूं। अभी भी हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री से खनन के बारे में अकेले में बात करूंगी कि आप ऐसे ऐसे करिए। जब नहीं करेंगे तब खुल के बोलने लग जाऊंगी, और आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं अपने जीवन में स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो उनसे पूछा गया कि इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि स्वांता सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं अभी एक पत्रकार जी से बात कर ही रही थी, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। मैं उनको ये कह रही थी कि एक्सपेक्टेशंस और कंट्रीब्यूशन का मैच जब नहीं होता तो मेरे को परेशानी होती है। लोगों की जो मुझसे अपेक्षाएं हैं और मेरा जो योगदान है उसका मैच होना चाहिए। मैं इसमें खुश नहीं होती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ कि मैं मंत्री हूँ, क्योंकि मुझे सुविधाएं, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, वैभव
8 साल की उम्र से प्राप्त हो गया था। मेरे को संतोष और योगदान नहीं, मेरी पोजीशन और मेरा योगदान उसका मेल होना चाहिए। अगर मैं योगदान देने की पोजीशन हूँ तो मुझे योगदान देना, नहीं तो मुझे घुटन होती है। तो इसलिए मेरे को वो जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें मैं योगदान देने की क्षमता मेरी पोजीशन से बड़ी हो। और मैं खुश हूं कि मैंने वो काम किए हैं जिससे पार्टी खड़ी हुई अंत में। और इसलिए आप सोच सकते हैं कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना मेरे लिए कितना परम संतोष और गौरव का विषय रहा होगा। क्योंकि जब पार्टी बननी शुरू हुई 84 से, एक प्रकार से 2 सीटों के बाद, तो अटल जी और अडवाणी जी के साथ सबसे ज्यादा जो नेता झोंक दिया गया वो मैं थी। चाहे घुसपैठ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे तिरंगा हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाना हो। इसलिए जब पूरे देश में मुझे घुमा दिया गया, मुझे याद ही नहीं है कि मेरी जिंदगी के 10-15 साल ट्रेनों में, हवाई जहाजों में, कारों में निकल गए। और अंत में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी तपस्या सार्थक हो गई। और मैं आगे भी मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा भाव निष्ठा रहेगी। अंत में मैं कहूंगी कि उन्होंने मेरे गुरुजी से शिकायत की थी, सॉरी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ आज ये बात, चुनाव हो जाने के बाद 19 का, कि उमा ने संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं दिया। ये दूसरा चुनाव था, ये जीतना जरूरी था, उमा ने चुनाव नहीं लड़ा। तो मेरे गुरुजी ने उनको कहा, गुरु पूर्णिमा के दिन ही मेरे गुरुजी उनके घर भोजन करने गए थे, मेरे घर के में जलपान करके, तो मोदी जी के आमंत्रण पे। तो मुझे गुरुजी ने ही बताया, मेरे गुरुजी तो असत्य बोलेंगे ही नहीं, मोदी जी स्वयं जानते हैं, इसलिए मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो में पीएमओ भेजूंगी। तो उन्होंने कहा कि उमा ने मेरा साथ नहीं, देखिए ना स्वामी जी कैसी जिद्दी है वो, और इस संकट की घड़ी में। तो मोदी जी को मेरे गुरुजी ने कहा क्या करूं, मेरी भी नहीं मानी थी। मैं तो उसको बहुत बोला था कि तुम चुनाव लड़ो, तो बोली मुझे 5 साल नहीं लड़ना चुनाव। मैं मोदी जी को आज आप सबके माध्यम से बता रही हूँ, मैं आपका संकट की घड़ी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। और आपको जब ऐसा लगेगा तो सबसे पहले मैं हूं अपनी जान लगा देने के लिए। ना राजनीतिक आएगा, ना सामाजिक आएगा, ना प्रतिष्ठा पे आएगा, ना आप पे कभी आंच आएगी। आप बहुत सक्षम और सामर्थ्यवान नेता हैं, हमारे जैसे लोग, करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हुए, एक बात। और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, हमेशा उनकी प्रशंसा करूंगी। मैं शिवराज जी का हमेशा आदर करूंगी, सम्मान करूंगी। भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दी गई थी, तभी मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी थी, विचारधारा ही पार्टी होती है। तो इसलिए अलग किया था, तो मुझे कंट्रीब्यूशन तो करनी था। मैंने कहा है ना आपको कि मैं कंट्रीब्यूशन करने की अपनी धार को नहीं छोड़ूंगी। और अब मेरे लिए मुख्य विषय हो गए हैं कि रोड के किनारे फेंसिंग क्यों नहीं है, जो रोड बने हुए हैं, ताकि गाय सड़क पे आ ही ना सके। फेंसिंग का खर्च उसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से खनन, शासन, प्रशासन, सत्ता, सब उनके सामने दीनहीन हो गए क्या? तो क्या हम लोगों को लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा? मेरा पत्थर मारना एक बहुत बड़ा अपराध था शराब की बोतल पे, और मैंने कहा था कि मुझ पे एफआईआर होनी चाहिए। हो सकता है मेरा लठ चला देना भी एक अपराध हो। अब पत्थर तो नहीं हो रहा, हाथ में लठ लेके मैं खुद खनन माफिया के सामने कहीं इसी एक जगह पर खड़ी होने वाली हूँ। मैं कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करूंगी, कोई सभा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सीधे सामने खड़ी हो जाऊंगी। सरकार रोकने में अक्षम है, मैं रोकूंगी। मेरे साथ मैं आप सबका अनुरोध करती हूँ कि आप सबका मुझे साथ रहे। तो मेरे जीवन का रोड मैप मैंने आपको बता दिया। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए, मुझे बहुत खुशी होगी। पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी दे, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं खनन की खिलाफत नहीं छोड़ सकती, मैं गौ रक्षा की बात नहीं छोड़ सकती, मैं गंगा की अविरलता और निर्मलता को नहीं छोड़ सकती, और मैं गरीब आदमी के हक में अपने तरीके से अपनी बात कहने का, अपनी आज़ादी को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं पार्टी की कार्यकर्ता रहूंगी, मोदी की समर्थक रहूंगी, सहयोगी रहूंगी, अमित शाह जी की प्रशंसक रहूंगी, और शिवराज जी के प्रति मेरे मन में हमेशा सद्भावना और सम्मान रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और अभी स्लिप डिस्क है, तो मुझे करीब 10-15 दिन 20 दिन और लग सकते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले नर्मदा किनारे अमरकंटक में मत्था टेक करके, और व्यवहारी से ही, मैं उस परिवार के नाम पर कोई राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन उसकी बिटिया ने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है, प्रसन्न सिंह जी की बिटिया ने, वो बिटिया मेरी हीरो है। और लेकिन मैं उस परिवार को तंग नहीं करूंगी, गोपनीय तरीके से मिलूंगी, क्योंकि नरेंद्र कुमार जी का परिवार कहाँ गया वो भी मैं पता लगाऊंगी। और एक प्रकार से एक बहुत बड़ा अभियान होगा। मैं सभी से अपील कर रही हूँ, पार्टी जनों से भी, सभी पार्टियों से, आने वाली सरकार से, मीडिया जनों से, मेरी गलती पर जरूर आलोचना करना, लेकिन मेरे लक्ष्य तक हम सब मिलके पहुंच सकें। अकेला मेरा काम नहीं, हम सबका काम है
इसमें मेरा हौसला बनाए रखना। ये जो कैंपेन है, सरकार कितनी बनती है इससे प्रभावित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही फर्क आएगा कि हमारी बनेगी तो मुख्यमंत्री से अकेले में बात करूंगी, नहीं सुनेंगे तो सामने खड़ी हो जाऊंगी, पब्लिक में, मतलब भीड़ में, रोड पर खड़ी हो जाऊंगी। और दूसरी पार्टी की सरकार बने, मैं चाहती नहीं तो उस पर कमेंट नहीं करूंगी। आपने कहा दीदी वो योगदान की बात की, तो आप अपने आप को किस योग्य मानती हैं योगदान के लिए? अधिकतर लोग विनम्रता से बोलते हैं, मैंने तो हाय राम कभी सोचे नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा या मैं केंद्रीय मंत्री हो जाऊंगा। ना, मैं अपने आप को हमेशा किसी भी पद के योग्य मानती हूँ। ये मैं आपको बता दूं, मेरी भावुकता ही मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं अपने आप को अक्षम और अयोग्य नहीं मानती और असमर्थ नहीं मानती। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अपन अबोध से व्यक्ति हैं, तो जो काम दे दोगे अपने तरीके से करेंगे। तो इसलिए मैं तो हर पद के योग्य मानती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को अक्षम मानती ही नहीं हूँ। आई गिव 100% टू माई सेल्फ। मैं 100% नंबर देती हूँ अपने आप को, अपनी सक्षमता को, अपनी सामर्थ्य को और अपनी योग्यता को। हाँ, जिम्मेवारी तो जनता तय करती है, पार्टी तय करती है। तो कोई भूल आपको लगता है ऐसा जिसकी वजह से ये दिन आ गया? भूल मेरी जो भूल मुझे याद आती है कि मुझे याद रखना चाहिए था कि जब पार्टी ने मुझे निकाला तो एक्चुअली मुझे बारीकी से इसको समझना चाहिए था कि मुझे निकाले जाने की डिजाइन तो एक्चुअली मेरे मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिन पहले ही तय हो गई थी। तो इसलिए मुझे तो बनने दिया गया, क्योंकि मेरे अलावा और कोई सरकार नहीं बना सकता था। और निकालने की डिजाइन थी, उस डिजाइन में ट्रैप हो रही थी। मेरे इमोशंस मुझे ट्रैप कर रहे थे। मैं कानून को मानती थी, तिरंगा को मानती थी। और जब मैं निकाल दी गई तो मुझे अयोध्या तक पैदल जाने के बाद पार्टी नहीं बनानी थी। ये भूल है, क्योंकि पार्टी बनाते समय मुझे ध्यान रखना था कि ये बीजेपी है। आप अलग पार्टी बनाते हो तो इनकी रिजर्व फोर्सेस भी बैरिक से बाहर आती हैं आपको खत्म करने के लिए। फिर अकेले आपका ये सामना नहीं करते, इनके सारे विंग इनका सामना करते हैं। उस व्यक्ति का उसको घेर लेते हैं, अभिमन्यु की तरह मार डालते हैं उसको। मुझे तो ये किया गया कि घेराबंदी करके वापस ले लिया गया। मेरा राजनीतिक अस्तित्व तो खत्म नहीं किया गया, बल्कि बढ़ा दिया गया, लेकिन घेरे के अंदर वापस लाया गया। क्योंकि बीजेपी अकेली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनके बहुत सारे सामाजिक संगठन है, विंग है बहुत बड़े बड़े। अब वो सब इकट्ठी घेराबंदी कर देते हैं, जिनको मैं इनकी रिजर्व फोर्सेस कहती हूँ, जो बैरक में रहती हैं और उस दिन निकल आती हैं। तो इसलिए मुझे उसका ध्यान नहीं रहा। दो बातों का, पहली चीज, रिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तिरंगे के लिए रिजाइन किया था। लेकिन उसके बाद मेरी स्थिति ये कर दी जाए, मैं दोबारा मुख्यमंत्री भी ना बनना चाहती थी, लेकिन मैं कहीं और किसी बड़े पद पर ना चली जाऊं देश में, इसके लिए मेरी घेराबंदी हुई थी। मुख्यमंत्री का पद छोड़ देने से तो मैं मुख्यमंत्री के पद से बड़ी हो गई थी, तो मुझे घटाया कैसे जाए, इसकी घेराबंदी भी पहले से ही हो गई थी। लेकिन वो लोग अभी है नहीं, वो कोई मध्य प्रदेश में उनमें कोई नहीं, उनकी औकात ही नहीं थी उस समय की वो ऐसा कर सके। वो सब मतलब दुनिया में ही नहीं, उनमें से अधिकतर लोग। तो मैं उनके प्रति आदर रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेम की बरसात की थी बात। तो मैं उसको भूल मानती हूँ कि मुझे अलग पार्टी नहीं बनानी थी, बल्कि कुछ दिनों हिमालय में बिता करके शांति से जिन मुद्दों पर मैं सरकार में रह के काम करना चाहती थी, उन्हीं मुद्दों पर मुझे आंदोलन के अभियान के तौर पर काम करना शुरू कर देना चाहिए था। और मैं ये मानती हूँ लेकिन कि सत्ता में और ऐसे सामाजिक अभियान में एक अंतर होता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आप विकास कर सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन तो नहीं ला सकते ना अभियान से, तो उसका माहौल बना सकते हैं। केन बेतवा नहीं आ सकती, मंत्री थी इसलिए आ गई। तो विकास के काम सत्ता में रहने से अच्छे हो जाते हैं और जनहित के काम सत्ता से बाहर रहने पर अच्छे हो जाते हैं। आपने पार्टी बनाई में आपने कहा था, इससे पहले भी इसको उठाया था, बुधनी में भी अवैध फसल चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरा प्रशासन खेल रहा है अवैध उत्खनन और उत्खनन से करके? मैं शिवराज जी को जानती हूँ। शिवराज जी बहुत ही सतोगुणी संजीदा प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसको रोकने के लिए जितने लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें जो अड़चने आती हैं, उसमें योगी ने बहुत तरीके से उसका मुकाबला किया। इससे उनके प्रति बहुत नाराजगी हुई बीजेपी के ही लोगों की। बीजेपी के विधायक और सांसद उनसे बहुत नाराज हुए, लेकिन वो अडिग रहे इस पर, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मैं अकेले मध्य प्रदेश को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन, शराब और पावर माफिया में शब्द इसलिए बोलती हूँ कि वो पर्यावरण की क्लियरेंस अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट में हो गई तो उस नदी को खा जाती है। तो जैसे गंगा को लगभग खा गए, क्योंकि टेक्निकल क्लियरेंस हो चुकी थी पर्यावरण की। तो टेक्निकल क्लियरेंसेस हो गई
तो जिन चीजों की हमने 2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग में निंदा की, उन्हीं प्रोजेक्ट को हमने पास कर दिया। और मेरी आंखों के सामने मेरे जिंदा रहते हुए जिस धारी देवी के नाम पे मैंने आंदोलन चलाया, वो धारी देवी डूब में आ गई। एंड आई कुड नॉट अटर ए वर्ड बिकॉज आई वाज द मिनिस्टर, आई वाज द कैबिनेट मिनिस्टर। नहीं तो सामने खड़ी हो गई होती, तो डूबा के देखो, वो सबको डुबो दूंगी। तो इसलिए ये कुछ बातें होती हैं, मैं एक राज्य को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन पर कंट्रोल करना, पावर माफिया पर कंट्रोल करना और शराब माफिया पर कंट्रोल करना, इसके लिए अदम्य साहस, अदम्य कार्य रचना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के खर्चों पर कंट्रोल। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मध्य प्रदेश के, मेरे को ब्रीफिंग उसने की घर आके, तो उसने कहा आपको पता है सब राजनीतिक दल इन्हीं तीन चीजों पर चल रहे हैं, तो आप उन राजनीतिक दलों के होते हुए आपका तो वही हाल हो जाएगा जो 2003-04 में हो गया। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए है साफ सुथरी राजनीति इस देश में। क्योंकि जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं मंत्रियों की सभाओं के लिए, मुख्यमंत्रियों की सभाओं के लिए और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं के लिए और पार्टी के संगठनों के लिए, जो पर प्लेट 1-1 हजार का खाना होता है, ये कौन देता है? इनके घर से आता है क्या? इसी में तो खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया घुसा हुआ है। तो पहले उसी पर लौटना पड़ेगा जो जमाना कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और अडवाणी जी, अटल जी का था। मोदी जी है वैसे, लेकिन मैंने देखा है कि हम उनके साथ पेस नहीं मिला पाए, उनके साथ हम कदम नहीं हो पाए। मोदी जैसा नेता यूनिक है और इसलिए उनको बहुत लंबे तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। वो मानते हैं इन बातों को, कहते हैं, रिपीट करते हैं, हम लोग को डांटते हैं, मंत्रियों को डांटते हैं, मुख्यमंत्रियों को डांटते हैं। आपको क्या पता, मुख्यमंत्री लोग अपनी घरवालियों को लेकर विदेश नहीं जा पाए, उनके मारे परिवारों को लेकर नहीं जा पाए, आपको मालूम ही नहीं। क्योंकि हम सुने ना कैबिनेट पर डांटते हैं मंत्रियों को, तो अपनी फैमिली लेके कैसे गई थी। एक मंत्री को तो सॉरी मतलब में वो क्योंकि कैबिनेट का विषय नहीं था, उनने एक मंत्री को कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेके विदेश घूमने कैसे चले गए, उसका खर्चे का ब्यौरा बताओ। तो धिद्दी बन गई उसकी। उनने एक मंत्री को कहा कि तुमने अपनी बहू को बहुत बड़ी कार भेंट की है प्रेजेंट में, तो बोला नहीं मैंने अपने पैसे से की। बोले तो भी ध्यान तो रखो कि सब लोग अपनी बहुओं को साइकिल भी नहीं भेंट पाते कई बार। मतलब मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए चाहूंगी कि ये 50 साल तक और बने रहें, ताकि देश और उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री, उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके साथ हम कदम हो सके। लेकिन आप ये भी साथ में आप ये भी कह रही हैं कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं पार्टी में, जिससे वो दवाएं होती है, वो भी सब खनन के पैसों से हो रही है या इनके पैसों से अभी आप, तो ये बीजेपी इसमें भी दिलवा दे कि हम मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। मैं क्यों कहूँ मध्य प्रदेश की बात, में पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ। आप क्लियर नहीं कर पा रही। मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी ना, मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि क्योंकि मुझे कोई मिले तो कि मैं इसको सिंगल आइसोलेट कर दूं कि ये रहा जो साफ सुथरा है, तो मैं क्या कह दूं इस पे? आप मुझे बताइए। मैं मोदी जी को कर सकती हूँ, वो चने खाने वाले और भुने हुए चने और भुनी मूंगफली खाने वाले और खिलाने वाले व्यक्ति हैं। और जिस तरह से वो देखना, ये मैं आपको बता दूं, कई चीजों को बदलने में समय लगता है बहुत। योगी ने पॉलिटिकल सिस्टम बदला, राजनीतिक शुचिता लाई, मोदी जी के मंत्रियों पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है 10 साल में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है इस देश में। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही इस देश को ठीक कर पाएंगे और कोई ठीक नहीं कर सकता है। और वो चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये उनकी ही बातें बोल रही हूँ जो हमें बोलते रहेंगे। जम्बूरी मैदान में जो प्रोग्राम होते हैं सब खनन से जुड़े लोगों के पैसे से हो रहे दिखा। आपको अधिकारी कहाँ के बताए? मध्य प्रदेश के अधिकारी? मैं नहीं बताऊंगी, आप पकड़ जाओगे तुरंत उस अधिकारी को कि ये रहा। दीदी इसी से जुड़ा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के आपके तमाम महान नेता जो हुए उनसे जो शुरू हुई गुड़ चना खा करके, क्या भटक गई है? आप जो खर्चों की बात नहीं, पार्टी भटकी नहीं है, पार्टी समय के साथ रेस लगा रही है। क्योंकि मुझे भी लगानी पड़ी थी। जब इंदिरा सागर बांध हमने शुरू किया और मेधा पाटकर मुझे मिली, तो मैंने मेधा से एक प्रश्न किया कि मेधा जी आप मुझे बताओ कि मेरा देश बिजली के मामले में पिछड़ रहा है, मेरा राज्य, तो मेरे को विकल्प बता दो आप। और मैंने कहा स्पीडी विकल्प बता दो, क्योंकि दूसरे राज्य आगे चले जाए और हम अंधेरे में डूबे रह जाएं। मैं ये कर सकती हूँ कि आप व्यवस्थापन में कोई शिकायत हो तो मुझे कह दो, वो मैं ठीक कर दूंगी। इसलिए आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज ही कह सकती हूँ कि मोदी जी उन नेताओं में हैं जिनके मंत्रियों पर आरोप नहीं लग सके। और मोदी जी की निजी जीवन की शुचिता को तो खैर मतलब एक महापुरुषों की और लोगों की शुचिता मानी जाती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में
मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये खनन तो बहुत पहले से हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत देर से उठा रही हैं ये मुद्दा? हाँ, मैं बहुत देर से उठा रही हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। पहले मुझे खनन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं गंगा जी में इन्वॉल्व हो गई थी पूरी तरह से, और फिर कोरोना मेरे 2 साल खराब कर गया। गंगा जी पे भी पूरा इन्वॉल्व मेरा अंत में नहीं हो पाया, मेरा फ्रैक्चर बाएं पांव का और कोरोना, मेरा ध्यान गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक साथ दोनों बातें उठाऊंगी तो ऐसा ना हो कि मेरा शराब विरोधी मुद्दा कमजोर हो। तो मैं मोदी क्या बोलते हैं शिवराज जी से अकेले में बात करती थी कि आप रॉयल्टी की बात करते हो तो आप खनन को वैध कर दो, और रॉयल्टी इतनी आएगी कि आपको शराब से जो लॉस होने वाला रेवेन्यू का वो पूरा खनन से हो जाएगा। तो अकेले में शिवराज जी कह दें नर्मदा किनारे मेरे साथ बैठ के कि मैं अवैध खनन के बारे में मैंने उनसे अकेले में बात नहीं की, मैंने की है जिनसे जरूरी है उनसे की है, मंत्री से की है, ब्रजेंद्र से की है, जो जरूरी लोग हैं उनसे की है। अधिकारियों से ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इस पर बात की मैंने, अधिकारियों से मैं कम बोलती हूँ। जी हम लोगों ने भी ये अभी कुछ दिन पहले सीहोर में जाके कहानी की, नदी में नर्मदा नदी के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, वो रेत निकाली जा रही है, बहुत बड़े पैमाने 50 ढेर सारी कश्तियां चलती रहती हैं, एकदम खुलेआम हो रहा है। हाँ होता है। तो क्या करेंगे उसके लिए? अरे कुछ भी नहीं करना है, जो डंडा तो वो तो इसलिए कि खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वो तो मजबूरी है, असहायता है। सरकार का काम जो है वो जनता करे, ये कोई खुशी की बात थोड़े ना है, ना सरकार के लिए लोगों के लिए। समाज का काम है कन्याओं की रक्षा, समाज का काम है छोटी उम्र में विवाह नहीं करना, समाज का काम है बेटियों को पढ़ाना, समाज का काम है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, तलाक ना बढ़े, आत्महत्याएं ना हो, काउंसलिंग हो परिवार के सदस्य की, उसको उदासियों में ना ढकेला जाए, ये समाज के काम है। माँ बहने बेटियां अच्छी तरह से घूमे, दुकानों में लूट ना हो, सब लोग शांति से रहें, ये समाज की व्यवस्था है। लेकिन खनन रोकना ये तो सरकार का काम है, और इसके समाज करने लग जावे ना सरकार के लिए अच्छा है समाज के लिए अच्छा, वो अपना धर्म नहीं निभा रहे, पर धर्म निभा रहे हैं। और ये चीज मैंने खुद देखी, और जब मैंने देखी तो तब बोल पड़ी, वहीं से ट्वीट किया मैंने। इतनी बेशर्मी से खनन मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मैं चंबल के पुल पे मैंने देखा रहा है क्या, एकदम रेत में एकदम जोर जोर से घर इतनी गाड़ियां, मुझे कहा पैटर्न नहीं थी, वो तो बाद में पता लगा ट्रैक्टर जब चल रहे थे तो मैं तो पड़ी होगी, ये क्या हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि ये खनन हो रहा है, तो मैंने कहा तो चंबल को खा जाएंगे और घड़ियाल मरेंगे, घड़ियाल सेंचुरी है, तो यहाँ कैसे खनन होगी, बोले अवैध है। मैंने कहा खुले आप इंटरनेशनल रोड के बगल में, मतलब इंटरनेशनल लगाए हैं और वो उसके बगल में खनन है। आपने नर्मदा का कह रहे हो, मैंने देखा अभी मैं गई थी तवा और नर्मदा के संगम के बीच में खनन। अच्छा मैं सॉरी क्योंकि आपका सवाल जवाब है ना, मेरा प्राकृतंग मैंने बहुत शॉर्ट में किया था, 8 मिनट में किया था। खनन होना चाहिए नदी का, ये आप ध्यान रखिएगा, नदी का खनन बहुत जरूरी होता, नहीं तो नदी की अविरलता और निर्मलता दोनों प्रभावित होती है। लेकिन साइंटिफिक माइनिंग होनी चाहिए, पहले मैपिंग होनी चाहिए कहाँ कितनी सिल्ट जमा हो रही है, तो डिसिल्ट जरूरी है, वही माइनिंग है। लेकिन वो माप तय होता है, वो जगह तय होती है, नदी की अविरलता और नदी की निर्मलता ना प्रभावित हुई, डिजाइन तय होती है। और फिर उस समय जो परंपरा थी माइनिंग की वो ये थी कि केवट समाज के लोगों को वो काम मिलता था, वही इसको करते थे, तो उनको इसका आइडिया रहता था, नदी पर उनकी आस्था थी, क्योंकि नदी की अविरलता ही उनकी जीवन की जीविका का आधार थी, तभी तो मछलियां होंगी और तभी अन्य जो फल सब्जियां उगते हैं जो नदी में ही उगते हैं, जैसे सिंघाड़े वगैरह, ये तभी होंगे जबकि वो नदी में पानी होगा, अविरलता होगी। तो केवट पहले उस नदी की मूर्ति बनाते थे रेत पर, उसकी पूजा करते थे, जिस भी नदी की वो खनन करते थे, और फिर वो रेत बेचते थे किसानों को, क्योंकि वो खाद का भी खनिज का भी काम करती है, तो वो जरूरतमंदों को बेचते थे और उसमें कोई लाइसेंस वगैरह होते नहीं था, उनके अपने समूह थे वो काम करते थे। जब से हमने इसको इस व्यवस्था में ला दिया कि आपका एक कोऑपरेटिव बनेगा, फिर कोऑपरेटिव किसको काम देगा, मैं आपको बताऊं, मैंने उत्तर प्रदेश में मायावती के समय पर एक ऐसी 80 लाख की रॉयल्टी पे करने वाला आदमी देखा था जो साइकिल पे चल रहा था, वो 80 लाख की रॉयल्टी पे कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे के खलनायक दूसरे थे, उसके नाम पे खाली लाइसेंस बना हुआ था। इसलिए ये तेलू पत्ता हुआ, रेत हुई, ये तो आधार है। नदी केवट की है, जंगल आदिवासी के हैं, मंदिर पुजारी का है और खेत किसान के हैं। जो काम पहले केवट करते रहे वो मंत्री और अफसर और नेता कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो केवट वाला भी नहीं कर रहे, वो तो केवट से खाली हुआ ही कर रहे हैं। केवट का काम जो वहाँ हो रहा है
वो तो वहाँ के जो दबंग किस्म के लोग हैं जिनकी बंदूकें लेके लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, जो वहीं से मछलियां निकाल निकाल के भून भून के पिकनिक मना रहे हैं, रात भर शराब पी करके उसकी बोतलें वहीं फेंक रहे हैं, वो वहीं बैठे होते हैं और पूरे गांव उनसे भयभीत होते हैं, उनके झुंडों से, उनकी अवैध हथियारों से और उनकी फर्राटेदार गाड़ियों से पशु भी मरते हैं और लोग भी मरते हैं। ये बोलो बालाघाट में से इस बारे में मुलाकात की है। बेचारा शरीफ आदमी है, अभी तू तो शराब का पुतला है ना। हाँ। सच्ची झूठी बोल रही थी, बहुत अच्छा। असजन और बस कैसे लोग ही बसे धन जैसे जी की थी, नहीं वहां की बंदूक थी, नहीं वो सुनते थे। बाली आपको मैं मजेदार बात बताऊं, कागज ले फिर सुन जाती थी दीदी, ये कागज ले लें आप। नहीं तब मैं वहां से नहीं, मेरा कागज नहीं नो क्या हुआ कि मैं वहीं थी तो मैंने कलेक्टर को फोन किया। इसमें बहुत मजेदार बातें होती हैं, आपको पता नहीं खनन में। वो कहते हैं कि वो हम नहीं कर सकते कार्रवाई, एसपी ने कह देता है, ठीक है। फिर पुलिस भी चाहिए होती है, ये पर्यावरण वाले कह देते हैं, एसडीएम कह देता है। तो मैंने कहा कि मंत्री को अदालत बुला लेनी चाहिए, कोर्ट बुलाना जिसको कहते हैं, पर्यावरण भी होगा, पुलिस भी होगी, एसडीएम डीएम भी होगा, तो तीनों मिलकर तय कर लेंगे कि खनन रोकना है, तो फिर नहीं हो सकता। तो बोले आप ये बात कह दीजिए ऊपर, जिस अधिकारी ने कहा मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन इतना फायदा जरूर हुआ कि बाद में मैंने पूछा कि क्यों चला है, नहीं तो हमने कहा हमारा लठ लेके, तो वो बोले कि नहीं अभी तो बंद है। तो अभी भी मैं जब निकली थी वहां से तो बंद था उतनी जगह का। अब बाकी तो मैंने जो बताया है वो मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से। एक बार मैंने पिपरिया के पास नर्मदा जी का खनन देखा था, लेकिन मैं भगवंत सिंह जी के यहाँ बैठने जा रही थी जो नहीं रहे विधायक, तो इसलिए मैं रुकी नहीं थी। जो उत्तरकाशी में जो हुआ टनल में जो कोलैप्स हुआ तो वहाँ भी आप हाँ इन्हीं का होगा ना, नहीं सर सच्ची में वो भी है, जमीन से जुड़ा है। हाँ जमीन फिजिकली जमीन से जुड़ा हुआ हो तो धरती का बैठे हाँ हाँ। अरे आप अपन यूनिवर्स के हैं, ब्रह्मांड के। हाँ ये कह रहे हैं कि बालाघाट में जो पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की बात सामने आई, कांग्रेस के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर कांग्रेस को वोट दिए, इसलिए पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है। मैं एक साथ बता दूंगी कि कुछ है मेरे मन में इसका उत्तर देना। हाँ वही वो जो उत्तरकाशी में जो टनल में जो कोलैप्स हुआ है, जो मलबा गिर गया है, आप जाती रहती हैं तो वहाँ जिस तरीके से बड़े पैमाने पे खनन हो रहा है, सुरंग निकाली जा रही है, तो आपको लग रहा है कि वहाँ की छेड़छाड़ होनी चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपने मेरा बहुत बड़ा सहयोग कर दिया क्वेश्चन के लिए। जब मैं आपका जवाब जरूर दूंगी, मुझे क्योंकि थोड़ा बताना, सुनील नायक की हत्या से संबंधित मसला बताते हुए थोड़ा कुछ सेकंड्स लगेंगे बताने में। वो उस बैलेट से जुड़ा हुआ है मामला, इसलिए मैं कह रही बैलेट वाले मसले से, मतदान वाले मसले से। तो डिजास्टर जब हुआ 13 का, तो राजनाथ जी अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष थी, तो उन्होंने एक डिजास्टर मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बनाई, डिजास्टर मैनेजमेंट रिव्यू की। हमारी सरकार तो थी नहीं, केंद्र में मोदी जी नेता घोषित हो चुके थे, वो वाला उसकी मैं अध्यक्ष थी, और शाहनवाज हुसैन और भगत सिंह कोश्यारी उसके सदस्य थे। तो मैं गई पूरी टीम के साथ सब जगह पे, केदारनाथ जी भी गई, जबकि हादसा हुआ 1 महीना हुआ था और सब तरफ व्याप्त थी हवाओं में गंध, जो मैं आपको बता नहीं सकती। साहब जब हम चल रहे थे तो एसडीएम कह रहा था आप हजारों लाशों पर चल रही हैं, ऊपर मलबा था। लेकिन मैं सबको प्रणाम करते हुए, उनमें से कई लोगों को मैं जानती भी थी, तो उनको नाम ले लेके कह रही थी कि मैं आपके लिए बद्रीनाथ में तर्पण करूंगी। वहां भी मैंने देखा, तो मैंने वो पूरी रिपोर्ट दी मोदी जी को, राजनाथ जी के अलावा मोदी, उन्होंने कहा मोदी जी भी डिस्कस कर लो, गुजरात भवन में है वो। तो मैं गई, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे लगता है कि विकास की थोड़ी सी ड्राफ्ट की चेंज करनी चाहिए उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ नाजुक हैं, ये बहुत पुराने नहीं है, ये करोड़ों वर्षों के नहीं है, लाखों वर्षों के हैं। तो उन्होंने कहा कि टनलिंग इसका एक समाधान है, हम टनल के द्वारा रेल वगैरह वहां ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर में टनल हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहाड़ ज्यादा पुराने हैं उत्तराखंड की तुलना में। उत्तराखंड के पहाड़ तो भुरभुरे हैं, आप एक यहाँ का छोटा सा पत्थर ले जाइए, आप देखिए वहां के पत्थर पर मारिए तो दर्द जाएगा, वो बड़ी चट्टान में भी मतलब झूला सा छूटने लग जाएगा, क्योंकि वो लाखों साल का फॉर्मेशन है, पहले बर्फ मिट्टी बनी, फिर मिट्टी से चट्टानें बनी। इसलिए उत्तराखंड में प्रोजेक्ट जाने बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा रोड के, क्योंकि उत्तराखंड बॉर्डरिंग स्टेट है और उस बॉर्डर पे है जो विस्तारवाद की नीति को मानता है, चीन, आगे बढ़ो, कब्जा करो, इसको मानता है। तो वो तो आ गए हैं, तिब्बत उन्होंने कब्जा कर लिया, और तिब्बत में आकर के वो बिल्कुल हमारे सामने ही दिखते हैं, कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई है।
और वहां तक उन्होंने रोड बना ली है। तो ये 4 धाम रोड की जो कल्पना है ये तो पूरी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन टनल किस वाहन के लिए हो और कितने वाहनों के लिए हो ये संयम रखना पड़ेगा आगे इस घटना के बाद। 4 धाम प्रोजेक्ट की कल्पना के लिए तो नितिन गडकरी जी का अभिनंदन होना चाहिए, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, और उनको हमेशा रोडकरी के नाम से याद किया जाए हिंदुस्तान में। मैं तो ये चाहती हूँ, ये प्रोजेक्ट जरूरी है। ये हादसा एक बहुत हादसा था जो टल गया, और अद्भुत बात यह है कि इसके लिए तो साहब क्या किया जाए, उनका जो अंदर थे वो जीवित रह गए और जो बाहर थे उनको जीवित बनाए रहे, उनकी सिर्फ आरती उतारी जा सकती है। लेकिन 4 धाम प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, बस ये संयम रखना पड़ेगा कि एक अलग से भी रोड खुला रहे तो कौन सा ट्रैफिक वहां से निकले और कौन सा ट्रैफिक वहां से निकले। लेकिन सड़कें तो उत्तराखंड में बॉर्डर तक, तिब्बत के बॉर्डर तक अच्छी मजबूत सड़कें पहुंचना बहुत जरूरी है। आपने जो सवाल किया था, मैंने सबसे पहली मैं शिकायत करता हूं उसकी, और मैंने उसका प्रेजेंटेशन किया था टीकमगढ़ विधानसभा के रिजल्ट का, क्योंकि सुनील नायक की जब हत्या हुई तो उसके पहले जो छेड़खानी हुई उसी पे तो मारा गया था। वो जब मतदान पे पहुंचा था वो बीजेपी ज्वाइन कर चुका था मुझे छोड़ के, लेकिन उसकी हत्या से मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं भूल ही गई और मैं उस खोज में लग गई कि हुआ क्या था। उसमें जो कुछ था वो मैंने चुनाव को दिखाया था, इलेक्शन कमीशन को एकांत में प्रेजेंटेशन हुआ था। प्रेजेंटेशन से पहले जिनने प्रेजेंटेशन किया था उन्होंने गारंटी मांगी थी कि हमारी जीवन रक्षा की जाएगी, तो कुछ कर्मचारी प्रेजेंटेशन के लिए गए थे कि कैसे अंदर प्रवेश हुआ था और कैसे टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर की वोटिंग मशीनों के साथ खेल हुआ था। अगर आपकी याद हो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तब भी बालाघाट की बात सामने आई थी कि बालाघाट में खेल हुआ है। लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कोर्ट जाइए इस मसले को लेकर। मैंने कहा वो तो फिर मारे जाएंगे, सबूत देने जा ही नहीं पाएंगे। फिर मैंने पार्टी के नोटिस में ये बात लाई। लेकिन कांग्रेस क्या करती, गलती कांग्रेस करती है, जब ये जीत जाते हैं तो ये मिठाई बांटते हैं, हार जाते हैं तो वो मतदान को दोषी ठहराने लग जाते हैं। तो वो थोड़ा स्थिर हो जाए कि जीतेंगे चाहे हारेंगे, लेकिन ये तो स्वीकार करेंगे कि खिलवाड़ हो सकता है। तो इसमें जब एक मत होंगे तब ना होगा। जब जीत रहे होते हैं एग्जिट पोल में तो मिठाइयां बांटते हैं, तो नाम नहीं लेते कि पेटियों के साथ गड़बड़ हुई, ये बिहार का उदाहरण है। और हार जाते हैं तो कहते हैं पेटियों में गड़बड़ हुई। तो पहले दिन से कहिए, उसको कहते ही रहिए और कहिए कि हमारी जीत भी पेटियों में गड़बड़ करके करवाई हमने। तो ना आपको अपना अपराध एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, इस बात की सेंसिटिविटी को सब स्वीकार करते हैं, बस सतर्कता रहे। बालाघाट का एक उदाहरण है हमारे सामने, सुनील नायक का भी उदाहरण था जो मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी थी क्योंकि कुछ लोगों की जान खतरे में थी। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इसको अमान्य कर देंगे, लेकिन आप कोर्ट जाइए। वो बात बहुत देर से उठा रहे हैं हाथ, क्योंकि कोई आपका एंकर नहीं है, नहीं आपकी एंकरिंग भी कर रही हूँ ना। हाँ, आपने घर माफिया और समाप्त करने की बात है, कहीं एक लाइन ये भी कही थी 2004 जैसा हाल होगा और 2023 में करेंगे आपने जिस सरकार को, तो क्या 2003-4 साल की बात कही थी। आपने कहा था घर माफिया, एक अधिकारी ने आपसे ऐसा कहा, आपने कहा हाँ, उसने मेरे को कहा कि सब संगठित हो जाएंगे आपके खिलाफ, आप मत बोलिए। आप बोले इसमें तो उसमें भी हुए थे ना, कांग्रेस भी साथ थी। जनशक्ति चुनाव न जीत पावे, इसमें कांग्रेस पूरा भाजपा का साथ दे रही थी। आपको पता नहीं है, शिवराज जी को भगवान की दया रहती है कि उनके शत्रु भी साथ देते हैं चुनाव में। हाँ, मुझे लगेगा ही 2008 में पार्टी संकट में थी, तो यहाँ एक ऐसे नेता घोषित कर दिए सोनिया जी ने जो हमारे भाई दादा भाई को पसंद नहीं थे, नंबर 1 में रहने वालों को, तो उनके इतने उम्मीदवार निर्दलीय खड़े होगा इसके लिए कि जनशक्ति को हराओ। तो जनशक्ति मेन टारगेट हो गई थी कांग्रेस और भाजपा दोनों का, और बाकी रिजर्व फोर्सेस तो आई गई थी पूरी। तो इसलिए ये तो सही बात है बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ, सब इकट्ठे हो जाते हैं इसमें, ये तो अजीब बात है। और 2013 आया तो मोदी का बैकवाटर आ गया, मोदी जी की लोकप्रियता आकाश छूने लगी। तो जो बैकवाटर है ना, समुद्र में जब नदी मिलती है तो पानी जोर का आता है तो कुछ पानी पीछे आ जाता है, उसको बैकवाटर बोलते हैं। तो मोदी जी का बैकवाटर में आ गया, 18 डूब गई, हार गए, 18 क्लियर हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि व्यापक की काली मां छा गई, उसको पछना मुश्किल था, वो आखिरी तक मंडराती रही। तो इसलिए वो बात वो जो थी वो ये भाव से कह रही थी कि इसमें आपके साथ आपके खिलाफ सब हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ये कह रहे हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार बने, और मैं प्रचार करने बहुत नहीं जा सकी, लेकिन आपको पता नहीं मैंने बहुत वीडियो भेजे, वो सारे उम्मीदवार बताएंगे बाद में
कि हमने कहा, और मैंने कैमरा मीटिंग करी, मतलब कमरा में बिठा लो, उसको कैमरा मीटिंग कहते हैं ना, और हमारे 10-20 लोगों के बीच में हमारा भाषण करवा दो, हमने कहा। तो बोले ऐसे हो जाएगा, और 7-8 सीटें मैंने रोड से ही कवर कर ली, एक मैंने मोबाइल से कवर कर ली, जहाँ अश्विनी वैष्णव वहाँ बैठे हुए थी और बैठे हुए थे, सॉरी और मैं यहाँ पर थी। आपके आकलन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, गोविंद की सुखी, हाँ आपके आकलन के बारे में। वो अभी बताती, वो बहुत देर से खड़े, नहीं आप चश्मे वाले का बहुत देर से खड़े बेचारे, हाँ सच्ची में। मोदी जी का बैक वाटर तो ऐसा आता है कि 18 में हारने के बाद 29 में से हम 28 जीत गए थे। हम राजस्थान हार गए लेकिन हम जीत गए लोकसभा में। मोदी जी की तुलना तो ना तो हमारी पार्टी में किसी से हो सकती है और ना दूसरी पार्टी में किसी से हो सकती है, और अब तो ना दुनिया में किसी से हो सकती है। मेरी इच्छा ये है ना, मेरी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, मेहनत करी है, प्रयास करा है। आपका आकलन हम आकलन नहीं कर पाते, अंधे हो जाते हैं हम आकांक्षा से। अपनी आकांक्षा होती है विजय की, मैं नहीं कर पाती। हमें सुनी सुनाई हमने बताया, आप लोग सुनते रहो। हाँ। वो आपकी इच्छा तो है, ना एक मिनट, हाँ एग्जिट पर तो बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी। दीदी आपकी इच्छा आपने बता, बहुत देर से बोलना ना, करीब आदमी है। हाँ चलो, आपकी इच्छा बता दी आपने, लेकिन आकलन भी बता दीजिए ना कि आप आकलन नहीं कर पाती हूँ। आप यकीन करो, मैं अभी बता रही थी अंदर किसी को कि जब 2003 में रिजल्ट आने लगा तो मैं दिल्ली में थी कि जो रिजल्ट आएगा देखेंगे। तो एक लाल फूल कम पड़ गया था, तो बगीचे में गई पीछे सुबह 8 बजे तोड़ने के लिए, मंदिर की ओर लौटी तो टीवी की पट्टी पे देखा कि झाबुआ में सब सीटों पे भाजपा आ गई, जहाँ हम एक भी नहीं जीतते थे। अरे मैंने कहा लगता सरकार बन रही, मुझे लगा किसी और की बन रही। मैं जब बीमार भी पड़ती हूँ तो मुझे लगा कि कोई और बीमार हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, मैं इसको समझ नहीं पाती हूँ आज तक ये क्या चीज है कि मुझे लगता किसी और के साथ है। और मैं यहाँ आई, आपको याद में शाम को 5 बजे पहुंच पाई थी, क्योंकि मैंने कहा नहीं अभी तो अरुण जेटली बोले देखो वो कहीं ना कहीं जाएगी अब, और मैंने कहा कि हमें वृंदावन जाना, तो मैं वृंदावन गई। फिर हवाई जहाज खड़ा वहाँ ग्वालियर पे, तो ये हेलीकॉप्टर से ही ले आओ, फ्यूलिंग करवा लो खाली। तो 5 बज गए थे आते आते, और मैंने वहाँ जो भीड़ देखी, बाप रे, सड़कों पे, क्योंकि हेलीकॉप्टर मरवा रहा था सब तरफ, मैं भीड़ देखी। तो जब मैंने नीचे भीड़ देखी, मेरे दिल में जो आया कि ये एक्सपेक्टेशंस और ये कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी, क्या इसका मेल हो पाएगा? खजाने में पैसे नहीं है, कैसे होगा? मैं कर्जदार नहीं बनाना चाहती थी राज्य को। 45,000 करोड़ का कर्जा था, अब तो 3 लाख से ज्यादा का 3 लाख का हो। हाँ। तरफ बात करती शिवराज जी का सम्मान है, भाई है, लेकिन पूरे वक्तव्य में देखे चाहे खनन की बात की हो या शराब की, पूरी तरीके से शिवराज सरकार पर ही आपने निशाना साधा। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मेरे भाई से एक शिकायत आई भाई की, वो मैंने अरुण जेटली कहने पे उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया था कि अधिकारी उनसे डरते हैं। उनके भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल नहीं था, बट ही वाज ए स्केरी पर्सन, तो वो डरते थे अधिकारी उनसे बहुत। तो मैंने बार बार समझाया कि आप भाई डराया मत करो, तो बोले काम नहीं करता है तो उठा के पटक दूंगा। तो जैसे नितिन जी ने बोला उस समय नहीं चलता था ये सब, मैंने कहा नहीं बेचारे नरम नाजुक से होते हैं IAS के लोग, तो इसलिए डर जाते हैं। नहीं माने तो हटा दिया मैंने उनको निगम के पद से, और मैं उनको खाना भी परस रही थी। मैं अपने भाई को अधिकतर खाना अपने हाथ ही परस देती थी, क्योंकि उन्हें हरी मिर्च का चावल अच्छा लगता था। तो निजी संबंध अलग होते हैं बाबा, जनहित अलग होता है। दीदी आपने इच्छा की है 2024 का चुनाव लड़ने की, कहाँ से? ना ये तो अब जगत जी को उत्तर देने ना, सारे मैंने आपको बताया नहीं। इस बार चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहा है। एक बहुत अच्छा सवाल किया था किसी ने, वो कौन सा था? इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ईर्ष्या हाँ आप क्या कह रहे हैं? आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार बीजेपी ने किसी को? हमारी सरकार हो, हमारा मुख्यमंत्री हो। हाँ बस इतना ही, ईर्ष्या इतना ही। हाँ आपको किसी से ईर्ष्या होती है? हाँ मुझे ईर्ष्या होती है। मुझे पहले होती थी प्रमोद महाजन जी से। तो मैंने कहा ये अडवाणी जी को कि दादा आप हमेशा कहते हो भविष्य का हमारा नेता प्रमोद है, आपको मैं क्यों नहीं दिखती? तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं ध्यान रखूंगा कि एक का नाम नहीं लूंगा। मुझे लगता था कि वो इतने अच्छे मैनेजर हैं, इतने बैलेंस्ड मैनेजर हैं, मैं वैसी क्यों नहीं हो सकती। अभी मुझे मोदी जी को देख के लगता है कि वो इतने मजबूत हैं, इतने बुद्धिमान हैं, और आपको पता है मोदी जी बहुत भावुक हैं, लेकिन वो भावनाओं पर नियंत्रण करने की जो उनकी सामर्थ्य है वो अद्भुत है।
तो मुझे लगता है कि हम उतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते। हाँ हाँ कर पाते। दीदी एक सवाल है, आप कई बार तो 1 to 1 उनकी आंखों से आंसू गिरते देखे मैंने। आपने अभी कहा था दीदी, आपने अभी कहा था कि पार्टी अपने खर्चे रोके, बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं अनावश्यक इस तरह के, लेकिन सरकार भी तो इस तरह के तमाम खर्चे करती है। आपकी सरकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर्ज लेके। हाँ नहीं करना चाहिए। अगर खनन को रोकना है ना तो पहले अपने आप को रोकना पड़ेगा। आपको पता नहीं, जैसे मैंने कहा 5 स्टार होटल में लोग भगवा मर गई थे, सब भग दिए थे और लोगों के घरों में जाके रहने लगे थे, नहीं तो सब जो देखो 5 स्टार होटल में चला जा रहा था। आपको पता नहीं, अभी चुनाव को पहले मैंने एक ट्वीट किया, आप जो मेरे ऊपर मेहरबानी करते हो छाप देते हुए दिखा देते हो, उसके परिणाम आया, मोदी जी को पता लग गया। वो ट्वीट से पता लग जाता है पीएमओ को तुरंत। मोदी जी बहुत मना करते हैं, मंत्रियों को कहते हैं कि गेस्ट हाउस में रुको, होटल में मत रुको, गाड़ी महंगी मत रखो, शादी बड़ी मत करो। शादी ही इतनी बड़ी होती है, समझ में नहीं आता कि जोन आदमी के घर में स्कूटर नहीं था, आप बहुत 5-7 करोड़ कैसे खर्च कर रहे हो ब्याह में। हाँ, सही है। ये महिलाओं को जो लाडली बहना के पैसे दिए जा रहे हैं, ये एक तरीके से आर्थिक बोझ नहीं है? लाडली बहनों को जेब खर्च देना बहुत जरूरी होता है। घर में जो लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं होती हैं, उनको एक एक बात के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। एक भाई के नाते बहन को एक गिफ्ट है, एक जेस्चर है, आपका जवाब दूंगी, एक जेस्चर है तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं ये चाहूंगी, मैं फिर आई विल अगेन कम बैक टू मोदी। मोदी जी ने लोक लुभावन घोषणाओं की जगह पर लोक सामर्थ्य की घोषणाएं की। जनधन योजना क्या थी, स्वच्छता अभियान क्या था? जनधन योजना यही थी ना कि लोग अपने ही असेट से ताकतवान बने, यही थे ना उनका। उन्हें हर चीज में कहा कि लोगों को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि सत्ता और सरकार उन पर आश्रित हो जाए। हमें अंत में ऐसे समाज की रचना पे आना पड़ेगा जो सत्ता पर आश्रित ना हो, स्वयं में समर्थ हो। स्त्रियां मुद्रा योजना किस लिए, स्टार्टअप किस लिए, ये सारी योजनाएं और भी अभी जो आयुष्मान किस लिए? लोग एजुकेटेड नहीं किए गए। एजुकेट करना था विधायकों को, एजुकेट करना था सांसदों को कि आप आयुष्मान योजना का लाभ उठाइए, मुद्रा योजना के कैंप लगाओ, मोदी जी बोलते थे, और उसमें पता लगाओ कि बैंकिंग सेक्टर से क्या दिक्कत आ रही है उनको हेल्प मिलने में। तो इसलिए योजनाएं मोदी जी ने इतनी दी है, आई एम सो सॉरी कि इस देश का सिस्टम और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उनके साथ कदम नहीं मिला सका। और उन्हें जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की, बड़ा काम, तो अपोजिशन ने सहयोग देने की जगह पर उपद्रव हो जाए, देश में अशांति हो जाए। कहा खून की धाराएं बह जाएंगी 370 के बाद, और गांव गांव में झंडे फहरा रहे कश्मीर में। अयोध्या को हाथ लगाया तो बर्बाद हो जाएगा देश, कट जाएगा। उल्टा हुआ, सब देश ने आदर के साथ स्वीकार किया। इसलिए न विपक्ष आलोचना करे, हम गलती करें तो, लेकिन जहां जरूरी है वहां साथ दे, उनकी पार्टी साथ दे, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री साथ दे। मैं उनकी अनुगामिनी हूँ और इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, और इसलिए मुझे उनसे जलन होती है कि उनके जैसी इमोशंस पे मेरे कंट्रोल क्यों नहीं है। उनके जैसे इमोशंस होते हुए भी इन इमोशंस का कंट्रोल, फिजिकल कैपेसिटी, योगा, वो योग के सहारे चल रहे हैं। मिनिमम भोजन करते हैं, सूखी सी रोटी खाते हैं, और पूरे समय हम सबको, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कीपिंग ऑन द टोज, एक अंगूठे पर खड़ा रखते हैं। आप खत्म कर देंगे, पूर्णा होती कथा विषय। हम एग्जिट पोल पे बोलेंगे, हमारा शेष रहेगा एग्जिट पोल। हम अभी एग्जिट पोल पे बोलेंगे, एग्जिट पोल पे रिजल्ट पे नहीं बोलेंगे। हाँ, again claiming that BJP again coming in the power in Madhya Pradesh. No, I'm wishing. You're wishing. Okay. In evening, the various channels and agencies exit poll start coming. What is your guess for Madhya Pradesh? Then? क्या आप लगा ही नहीं सकते? एग्जिट पोल वाले चतुरता करते हैं, उसको 112 से 130 मिलेंगी। अब उसमें से कुछ भी आ गया, देखो हमने कहा था, तो इसलिए अब आप 112 पे आ गए तो हार जाना है, और 120 पर पहुंच गए तो जीत जाना है। तो चिट्ठी भी मेरी, पट्टी भी मेरी। तो इसलिए एग्जिट पोल, चिट्ठी भी मेरी और पट्टी भी। वो कौन है जो वही एक ही नंबर बोलता हो? मुझे उस चैनल का नाम बता दो जो कहे 110, जो कहे 115। नहीं, वो कहेंगे 115 से 130, 110 से 125। बोलो ऐसे ही होता है? ये है मेरा एग्जिट पोल के बारे में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जलपान करके जाइए। आज मेरे गुरुजी का स्मरण दिवस भी है, और मेरे गुरुजी ने मुझे संन्यास की दीक्षा दी थी, वो 4 तारीख को दिन आ रहा है, तो उसका भी स्मरण दिवस आज है।